दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल यानी कि लैब्स गोल पर सीटेट की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। और आपको पता है कि मैं प्राइमरी लेवल के लिए ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों एनसीईआरटी पूछी जाती है, तो मैं एनसीईआरटी की क्लास 3 की, क्लास 4 की और क्लास 5 की एनसीईआरटी करा रहा हूँ, ठीक है। उसमें से मैंने दोस्तों क्लास 3 की एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर थे उतने चैप्टर आपको वन बाई वन और जितने भी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे यानी कि पूरी डिटेल में मैंने एनसीईआरटी 3 क्लास 3 की किताब पढ़ाई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख लीजिए। अगर वहाँ भी नहीं लिंक मिले तो आप प्ले लिस्ट में जाके सीटेट के नाम से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्लास 3 के बाद क्लास 4 की एनसीईआरटी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी? क्लास 4 की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं दोस्तों। और यकीन मानिए आपको जो पर्यावरण अध्ययन का जो जो सब्जेक्ट होता है, एक 30 नंबर के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की से मिलने वाले हैं, ठीक। अपने अनुभव के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को भले ही लंबी हो जाए लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। चाहे समय आप बढ़ा लीजिए, उसकी स्पीड आप बढ़ा लीजिए, ठीक है दोस्तों। और हो सके तो इस वीडियो को आप लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि आप इस वीडियो को लिख लीजिए। चलिए तो मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा क्लास 4 की। देखिए चैप्टर नंबर 1 का नाम है चलो चलें स्कूल। क्या नाम है? चलो चलें स्कूल, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है? देखिए चलो चलें स्कूल। अब मैं आपको क्लास 3 में जैसे मैंने पढ़ाया है, यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो क्लास 3 में मैंने पढ़ाया है। मैं क्या करता हूँ कि पहले आपको इस जो चैप्टर होता है उससे मैं आपको लिंक कर देता हूँ, उसका जो मेन पॉइंट होता है उसके बारे में बता के आपको उस चैप्टर से लिंक कर देता हूँ, ताकि आप कोई भी चैप्टर न पढ़ पाए। पूरी एनसीईआरटी आपके पास समझता हूँ सब समय नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाए तो आप बस लिंक कर लें आप चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए इस पार्ट का सारांश क्या है थोड़ा सा समझिए, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इससे। इस पार्ट में दिया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों से स्कूल से बच्चे आते हैं, ठीक है। और किस किस साधन से यानी कि किस किस साधन से बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं वो बताया गया है, ठीक। तो चलिए देखिए असम के बच्चों ने कहा है कि सर, ये देखिए एनसीईआरटी में लिखवाया है कि असम के बच्चे हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ बारिश अधिक होती है। कहाँ पर? असम में बारिश अधिक होने के कारण बांस के बने पुल होते हैं, ठीक है। बांस के बने पुल कहाँ होते हैं? असम में होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्लास 3 में एनसीईआरटी में बताया है कि बांस के घर बने भी असम में ही होते हैं। उस वीडियो को आप देख लीजिए, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बांस के बने जो पुल होते हैं वो असम में होते हैं, इनके ऊपर से छात्र स्कूल जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेगा इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके कि यहाँ बारिश अधिक होने के कारण यहाँ जो बांस के बने पुल से होकर बच्चे स्कूल जाते हैं यह किस राज्य की घटना है? तो आप टिक करेंगे असम राज्य की घटना है, ठीक है। ऐसे ही करके लद्दाख की बात कर रहे हैं। लद्दाख के बच्चे कहते हैं कि यहाँ स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों को नदी पार करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? नदी पार करनी पड़ती है। यहाँ बच्चे नदी पार करने के लिए मजबूत लोहे की रस्सी, इंपॉर्टेंट, मजबूत लोहे की रस्सी लेते हैं और उसे नदी के दोनों तरफ पेड़ या पत्थर से बांध देते हैं, ठीक है। नदी के दोनों तरफ पेड़ या पत्थर से बांध देते हैं। एक ट्राली, क्या? एक ट्राली लकड़ी के बने झूला, क्या कहते हैं ट्राली को? लकड़ी का बना झूला लेते हैं और पुली, क्या लेते हैं? पुली लेते हैं और पुली की मदद से हम नदी को, रस्सी नहीं है, नदी को पार करते हैं, ठीक है। इस ट्राली में 4 से 5 बच्चे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ एक लाइन में। देखिए यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो नदी को पार करने के लिए एक रस्सी लेते हैं, एक ये किनारा है और ये किनारा है, एक रस्सी लेते हैं और उस रस्सी में इस ऐसे ये लकड़ी की बनी हुई होती है और उसे बांध लेते हैं और ये पुली के माध्यम से ये ऐसे करके जाती है। आप मेरी अगर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे होंगे, सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाती है वो, उसमें मैंने बताया है कि अभी ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया गया है, ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, तो यही एक नदी रोपवे भी कह सकते हैं इसे। तो इसी तरीके से बच्चे इसमें बैठ के और एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर छोटा सा, ठीक है। देखिए दिख रहा है आपको। चलिए ये एक रस्सी है, ये रस्सी है और ये जो है वो ट्राली है, ठीक है। क्या है? ट्राली। तो और ये पुली है, तो इसी में बैठ के बच्चे जो है वो कह सकते हो आप कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं। तो लद्दाख की कहानी सुन ली। ये क्वेश्चन हर बार आए हुए हैं। अच्छा, केरल के बच्चे कहते हैं कि केरल में कुछ भाग में बच्चे जो है पानी को पार करने के लिए लकड़ी की बनी नाव बल्लभ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्लभ में बैठ के स्कूल पहुंचते हैं। आपसे पूछा गया है एक बार पेपर देखिए कि लकड़ी की बनी नाव को केरल में क्या कहते हैं? तो बल्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्लभ कहते हैं, ठीक। तो समझ गए होंगे। चलिए अगली बात करते हैं। राजस्थान से भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया है। राजस्थान के क्या कहते हैं? राजस्थान के बच्चे कहते हैं, देखिए एक मैं बात आपको बहुत अच्छी सी बता दूं एनसीईआरटी की, कि एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं वो रियल एंड ऑथेंटिक है, यानी कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी जीवित से, भौतिक जीवन से घटित हो रहे हैं, ठीक है। तो आप एक कहानी मत समझिए, कहानी के रूप में ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य भी हो रहा है, ठीक है।
तो राजस्थान में कहते हैं कि यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका? ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मैदानी इलाकों वाले बच्चे कहते हैं साहब कि मैदानी इलाकों में बच्चे बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका? बैलगाड़ी का। आपसे पूछ लेगा कि किस इलाके में बच्चे बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं, तो मैदानी इलाके ऑप्शन होगा, उसमें टिक करना है। अच्छा, उत्तरी पहाड़ियों में बच्चे बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। यहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना पड़ता है। ठीक है। क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना पड़ता है? क्योंकि ताज़ी बर्फ जो होती है उसमें बच्चों के पैर घुस जाते हैं। इस वजह से देखिए आप, ये लड़कियां जो हैं, आप देख रहे होंगे, ये लड़कियां हैं, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप। चलिए, उत्तराखंड में बच्चे क्या कहते हैं? उत्तराखंड में कहते हैं कि यहाँ की पहाड़ी, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ बच्चे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से स्कूल जाते हैं। ठीक है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से स्कूल जाते हैं। ठीक। तो देखिए, क्लास 1 से जो है वो इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट थी और मैंने एक्स्ट्रा चीज़ भी जोड़ी है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार प्रीवियस पेपर जरूर देख लीजिए। ठीक है। चलिए, क्लास 2 की में चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करूं, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है कानो कान। क्या नाम है? कान कान में। ठीक है। कान कान में। तो देखिए, ये है कान कान में, और मैं जैसे आपको पहले चैप्टर से जोड़ा था उसी तरीके जोड़ दूं कि इस पाठ में जानवरों और पक्षियों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में दोस्तों? जानवरों और पक्षियों के बारे में बताया गया है। सुनिए क्या बताया गया है। देखिए, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। बोला गया है कि पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। उन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पक्षियों के कान होते हैं तो किस रूप में होते हैं? तो छेद के रूप में होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगला पॉइंट दिया गया है। देखिए, मैंने एक एक पॉइंट आपको मेंशन कर दिया है। कुछ जानवरों के कान बाहर होते हैं। ठीक है। कुछ जानवरों के कान जो है वो बाहर दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है, अगर ध्यान से देखोगे तो छिपकली के कान भी दिखाई देते हैं। ठीक है। एक यहाँ पॉइंट मेंशन था वहाँ पर एनसीईआरटी में कि छिपकली नाम दिया था इंडिविजुअल, तो छिपकली के कान भी दिखाई देते हैं। ठीक। चलिए, अगला पॉइंट है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं। क्या? उनके शरीर पर बाल होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो आप इस पॉइंट को मेंशन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वो अंडे देते हैं। समझ गए आप? जिनके बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके बाहर कान नहीं दिखाई देते और बाल नहीं होते वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए, देखिए, एनसीईआरटी का मैंने पेपर कटिंग आपको मैं बताऊं। देखिए, ये है, समझिए आप मेरी बात को। देखिए, ये बोल रहा है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वो अंडे देते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अब अगला है कि बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर भी थे। देखिए, वहाँ इंपॉर्टेंट था डायनासोर का नाम, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सा जानवर बहुत साल पहले था। तो ऑप्शन में डायनासोर, मोर, ये सब होगा, तो आप डायनासोर टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास 2 खत्म होता है। देखिए, आप कह रहे होंगे कि सर छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपको बड़े बड़े चैप्टर भी मिलेंगे। ठीक है, अभी इतने ही है, इनसे ही आप काम चलाइए। चैप्टर नंबर 3 को बात करें हम, चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 है नंदू का हाथी। क्या है? नाम है इसका नंदू का हाथी। और ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, सीटेट का आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इस पार्ट से अगर जो क्वेश्चन नहीं बना होगा वो बहुत ही कम हुआ होगा। ज़्यादातर यानी कि 80% जो है वो इस पार्ट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इस पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट समझ के देखिए। इंपॉर्टेंट तो सभी है। ठीक, देखिए, इस पार्ट में नंदू नाम का एक हाथी है और उसके बारे में वर्णन किया गया है। मैंने आपको एक लाइन में पार्ट का सारांश बता दिया। ठीक है, इस पार्ट में नंदू नाम का हाथी है और उसका जो है वो वर्णन किया गया है। ठीक, हाथियों के बारे में वर्णन किया गया है। क्या किया गया है साहब, और इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन कैसे आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। हाथी को भारत का विरासत पशु कहते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया है। ठीक है, हाथी को भारत का विरासत पशु कहते हैं। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि राष्ट्रीय पशु किसे कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किग्रा, जितनी भी नंबरिंग बताऊँ ना, जितने पॉइंट बताऊँ उतने ही नंबरिंग याद करनी है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ठीक है, कितने kg से? 100 kg से। अगला पॉइंट है 3 महीने तक के हाथी में 200 kg वजन होता है। कितना? 3 महीने के हाथी में 200 kg वजन होता है। अगला पॉइंट है हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही करता है। इंपॉर्टेंट है, मैंने जितने पॉइंट बताए हैं वही लिखने हैं, 2 या 4 घंटे ही आराम करता है। अगला पॉइंट है
कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, आप जाके देख लीजिए, ई पाठशाला करके एक ऐप आता है उसमें। अगला पॉइंट है कि इसके कान पंख की तरह होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों से हवा कर लेता है। ठीक है, गर्मी लगने पर हाथी है वो अपने कानों से हवा कर लेता है। अगला पॉइंट है कि हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। कौन रहते हैं? हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। पूरे झुंड की नेता बुजुर्ग हथनी होती है। पूरे झुंड की नेता बुजुर्ग हथनी होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। 14 से 15 साल तक के ही हाथी इस झुंड में रहते हैं और उसके बाद जो है 14-15 साल के बाद जो है हाथी वो झुंड छोड़ देता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को दोबारा बैक करके देख लीजिए। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, तो आप वो समझिए। देखिए, क्वेश्चन पहला मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ बहुत कम क्वेश्चन मेंशन किए हैं कि वीडियो आपको लंबा ना हो जाए और आप प्रीवियस पेपर देखिए। देखिए, क्वेश्चन बोला है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ठीक है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है कि हाथियों के झुंड के केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। आपने अगर पॉइंट पढ़ा हुआ तो हाँ सही है सर। अगला है, हथनियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। बिल्कुल गलत, मैंने ऐसा पॉइंट में नहीं बताया है। अगला पॉइंट है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है सर। अगला है डी, एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या भी हो सकती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कितनी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 ही हाथी रहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो अब आप कह नहीं सकते हो उस पर, तो आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है इसका, और इसकी बुजुर्ग हथनी सही होती है, यानी कि ए और सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2013 में आया है और ये क्वेश्चन है ये सीटेट फरवरी 2014 में आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है कि हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है। देखिए मैंने बताया है आपको, अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे सोते हैं। नहीं, मैंने बताया है 2 या 4 घंटे, तो ये काट दीजिए। 3 महीने के हाथी में केवल 200 ग्राम, बताया है सर को। अगला है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 की ग्राम से अधिक पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं या 100 की खा लेते हैं। तो अब बताइए आप क्या क्या सही है इसका। तो 1, 3 और 4 सही है, तो ढूंढिए इसमें कहाँ है। तो सी ऑप्शन सही है इसका, 1, 3 और 4। सीटेट फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। एक और आपके क्वेश्चन रूबरू कराता हूँ मैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। हाथियों के विषय में नीचे दी गई कहानी सुनिए। ठीक है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल होता है, सर को बताया है मैंने। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है। नहीं सर कहेंगे आप, मैंने तो 100 बताया है आपको। दिन में हाथी 8 घंटे सोता है। नहीं, 2 या 4 घंटे सोता है। हाथी अपना अत्यधिक भार के कारण आलसी होता है। नहीं, बिल्कुल हाथी आलसी नहीं होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ऑप्शन आते हैं, किस तरीके से पेपर आते हैं। तो ये सीटेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अच्छा, अब वहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया था, वो ये था दोस्तों कि सहजीवी दो प्राणियों के बीच के पारस्परिक, जो सहजीवी की परिभाषा है वो मैं बता रहा हूँ कि 2 प्राणियों के बीच के पारस्परिक लाभजनक आंतरिक साझेदारी है। यह सहभागिता पौधे में भी हो सकती है, जीवों में भी हो सकती है और वस्तुओं में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे भैंस पर बैठा हुआ बगुला, पेड़ पर लगा हुआ लाइकेन। एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, भैंस पर बैठा हुआ बगुला ये क्या है। तो इसका ए ऑप्शन है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। इसका ए ऑप्शन सही है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, आप ये पढ़ लीजिए और आप टिक कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है उसमें पढ़ते हैं। आप देखिए जितने भी चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 है अमृता की कहानी। क्या है दोस्तों? अमृता की कहानी। देखिए अमृता की कहानी है, ये कहानी बहुत पुरानी है और मैं आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। देखिए सुनिए, यह बात 300 साल पुरानी है, बिल्कुल सच कहानी है, मैंने पहले ही बता दिया है, ऑथेंटिक होती है। अमृता नाम की लड़की है जो राजस्थान जोधपुर में रहने वाली है। कहाँ की है? राजस्थान जोधपुर में रहने वाली है। इसका गांव है खेजड़ली। क्या है? खेजड़ली गांव है और खेजड़ी गांव में रहने वाली है। और यहाँ पर खेजड़ी नाम के जो वृक्ष है, जो पेड़ है, बहुत अधिक है। ठीक है, खेजड़ी नाम के वृक्ष है वो बहुत अधिक है। ठीक दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए खेजड़ी नाम के जो वृक्ष है यह एक रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाए कि खेजड़ी नाम का वृक्ष है किस इलाके में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन रेगिस्तानी इलाके में, इससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। क्या है दोस्तों? इससे क्वेश्चन भी आया है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा, इसकी जो है, इसकी पेड़ की छाल दबा के काम आती है। किसके? दबा के काम आती है। अगला है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। अगला है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। अगला, इसकी फलियों की सब्जी बनती है, इसके नीचे बच्चे भी खेलते हैं। और यहाँ पर बिश्नोई जनजाति रहती है। ठीक है दोस्तों, कौन रहती है? बिश्नोई जनजाति रहती है। काले हिरण को पूछती है। आपको पता है कि सलमान खान को जो बिश्नोई जनजाति ने ही केस किया था, काले हिरण पर मार दिया था। ठीक है, तो देखिए खेजड़ी वृक्ष से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उससे आप थोड़ा सा रूबरू हो लीजिए, देख लीजिए आप क्वेश्चन। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए दोस्तों। पहला पॉइंट है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है।
जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है? नहीं, हमने तो पढ़ा है बिल्कुल जल की आवश्यकता कम होती है। अगला, छायादार वृक्ष है जिसकी छाया के नीचे बच्चे खेलना पसंद करते हैं? बिल्कुल, बहुत सही बात है। ठीक है, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पानी, नहीं, ये राजस्थानी ओक की बात है जो कि हम क्लास 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका ए और 3। ठीक है, क्या क्या सही है इसका दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर सही है वो 1, 2, 3 सही है। क्या सही है? इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ पर मैं समझा था कि अधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, यहाँ नहीं होती है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। क्या आंसर सही है? 1, 2, 3। तो कहाँ पर है? डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, चलिए अगली बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनीता की मधुमक्खियाँ। क्या है? अनीता की मधुमक्खियाँ। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ को मैं आपसे लिंक कर दूं कि इस पाठ में अनीता नाम की एक लड़की है। कहाँ, कौन है? अनीता नाम की लड़की है। यह मुजफ्फरनगर जिले के बौचाहा गांव की है। कहाँ की है? मुजफ्फरनगर जिले के बौचाहा गांव की है और ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है दोस्तों। ठीक है, और यह एक कॉलेज में पढ़ती है और घर पर बच्चों को ट्यूशन भी देती है। देख रहे होंगे आप। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है, बिल्कुल रियल कहानी है। आप बिहार में ये बौचाहा गाँव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अनीता नाम की है और ये पहले बहुत गरीब थी। अब तो ये अपने काम धाम करके हो गई है। पहले गरीब थी तो स्कूल नहीं जा पा रही थी, तो इसी के बारे में बताया गया। ठीक है, स्कूल नहीं जा पाती थी तो इसके माता पिता को एक टीचर ने बताया था कि राइट टू एजुकेशन के बारे में, तो वहाँ मेंशन था, इसलिए मैंने यहाँ भी क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है? राइट टू एजुकेशन 2009 निःशुल्क एवं शिक्षा अनुभाग। ये पढ़ नहीं पा रही थी तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया था कि आप इसके तहत बच्ची को क्लास जो 6 से 14 वर्ष तक आप फ्री पढ़ा सकते हैं, यानी क्लास 8 तक फ्री पढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे इसके बारे में क्वेश्चन अगर पूछ ले तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिए हैं कि यह पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। आरटीई कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये अनीता नाम की जो लड़की है वो पढ़ लिख जाती है और उसके बाद इसके पास ये पैसे कमा लेती है और इसके क्षेत्र में बहुत अधिक लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, तो ये भी मधुमक्खी पालन के लिए जागरूक हो जाती है और मधुमक्खी पालन करती है दोस्तों। तो मधुमक्खी से बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या आता है मधुमक्खी से, मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि हर छत्ते की रानी मधुमक्खी होती है, हर छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है। क्या होती है? हर छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है और ये अंडे देती है। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां भी होती हैं जो दिन भर शहद का काम करती हैं, यानी फूलों पर जाती हैं और शहद ढूंढ के लाती हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अगला देखिए, मधुमक्खी की तरह चींटियां, ततैयां और दीमक भी मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, जैसे मधुमक्खी इकट्ठे रहते हैं उसी तरीके से एक क्वेश्चन आया था एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सिंगल समूह में रहता है, मतलब समूह में नहीं रहता है? तो उसमें ऑप्शन था ततैया, दीमक और चींटियां और मकड़ी। तो आप कहेंगे मकड़ी नहीं रहता है। ठीक है, अदरवाइज चारों रहते हैं, मधुमक्खी, चींटियां, ततैया और दीमक। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आया है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैंने बस एक क्वेश्चन क्या है कि बिहार के गाँव में बहुत अधिक किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। शहद एकत्रित करने के कारण मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं। सबसे अच्छा समय क्या है? तो दोस्तों मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय है जो अंडे वंडे देती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर समय है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, अच्छा, चींटियों के बारे में आप सुन लीजिए। चींटियों के बारे में भी उसमें मेंशन था। तो चींटियों का काम बटा होता है। ठीक है, जैसे उधर रानी मधुमक्खी अंडे देती है, इसी तरीके से यहाँ भी चींटियों का काम बटा होता है। चींटियों का काम बटा होता है, रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटी भोजन लाती है। ठीक है, क्या करती है? काम करने वाली चींटी भोजन लाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप इन जो इतने जो पॉइंट हैं इन्हें आप लिख लीजिए। लिखने के बाद और आप उन्हें इस जो प्रीवियस पेपर है उन्हें देखिए दोस्तों। ठीक है, और मैं अगली ही जो क्लास 6 वो चैप्टर नंबर 6 है वो जल्दी लेके आऊँगा, तब तक आप इन्हें देख लीजिए, क्लास 3 को देख लीजिए। और दोस्तों आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो सुबह सुबह आपको करंट अफेयर्स इसी चैनल पर मिल जाता है, यानी कि लाइव स्कूल पर। और आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंद लोगों को जरूर शेयर कर दें जिनके पास कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या ग्रेजुएट किसी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम में है। बिल्कुल ऑथेंटिक और पूरी सीटेट क्रैश कोर्स बिल्कुल भी मैं इस चैनल पर आपको कराने वाला हूं, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।